बहुत हो गई हमदर्दी। मंत्री साहब, ये भाषण बंद कर दीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आप ही के डिपार्टमेंट के लोग जब इनका घर खाली करवाने जाएंगे ना, तब मैं पूछूंगा आपको हमदर्दी के बारे में। वागले, कंट्रोल योरसेल्फ। जब तक हमारे डिपार्टमेंट के गद्दार और खादी के कपड़े के पीछे छिपे हुए दरिंदे जिंदा रहेंगे ना, ये चिताएं ऐसी ही जलती रहेगी, एक के बाद एक। कुछ चंद सिक्के मिलेंगे भाभी को सरकार की तरफ से भविष्य के लिए। वागले, स्टॉप इट। बोलने दो इसे, ठीक ही तो कह रहा है। लेकिन मैं वचन देता हूं कि डीआईजी रुद्र प्रताप की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने दिल्ली में केंद्र सरकार से बात कर ली है। इनकी हत्या की तुरंत ही न्यायिक जांच होगी। आज तक कौन सी कमेटी ने सही जांच करके मुजरिम को सजा दी है? यह आपकी कमेटी समिति की जांच की फाइलें होती है ना, ये ढुलमुल सरकार बदलते ही गुम हो जाती है। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली, अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। इंस्पेक्टर वागले, मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। बस सस्पेंड होते होते मैं थक गया हूं। निकाल दो मुझे नौकरी से। सच्चे पुलिस की या तो मौत होती है या तो सस्पेंड किया जाता है। इस वर्दी ने मेरे हाथ काटे, वरना एक एक गले चीर देता मैं। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? अच्छा, तो यही है तुम्हारा ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। ढूंढ डालो इसे। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं। हमारे कमांडोज ने तुम्हारे सब साथियों को घेर रखा है। स्वामी जी, जरा अपने पीछे भी नजर डालो। ये कमांडो बड़ा खतरनाक है। तुम्हारा बाप है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दुबे नाम है सत्यवादी। सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। हेलो, इंस्पेक्टर वागले स्पीकिंग। नो, सस्पेंडेड इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले स्पीकिंग। सर, डीएसपी साहब ने आपको अर्जेंट बुलाया है। कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी। फिर? इंस्पेक्टर वागले, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स की फाइल्स देखने के बाद ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने सिर्फ तुम्हें चुना है। सर, अब तुम दोनों को मिलकर काम करना है, लेकिन तुम पूरब हो तो वो पश्चिम है। इसलिए सीनियर ऑफिसर होने के बावजूद मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के साथ मिलकर जो भी खेल खेलना हो, शांति
और ठंडे दिमाग से खेलना। सर। बड़े प्यार से खेलते हैं आप। असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत। तो फिर प्रलयनाथ को छोड़ क्यों दिया? क्या उससे गले मिलने गए थे? गले मिलने गए थे? उसके गले का माप लेने गए थे कि वो फंदे की मौत मरेगा या हमारे पंजे की। वागले, गर्मजोशी अच्छी चीज है लेकिन हमेशा काम नहीं आती। तुमने तो देखा ही होगा कि इसी गर्मजोशी की वजह से तुम कई बार सस्पेंड हो चुके हो। नौकरी की परवाह है किसको? यहां है कौन अपने पीछे रोने वाला? इस ईमानदारी की वजह से बहुत कुछ भुगता है, कोई तकरार नहीं है सर। लेकिन ये गुनाहगार कानून को हाथ में लिए फिरते हैं और मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर सकता। अपना तो उसूल है, पहले लात फिर बात, उसके बाद मुलाकात। भाई वागले, अपना तो उसूल है, पहले मुलाकात फिर बात और फिर अगर जरूरत पड़े तो लात। बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन अब पता चला आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप नरम खून के, मैं गर्म खून का। हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर। वागले, तुमने समझा कि जिंदगी में सिर्फ तुमने ही बहुत कुछ खोया है। इस इंसान को देखो, जब चाहता ये घर बसा सकता था, लेकिन नहीं। इस अकेली जान को हमने अपने देश के लिए उठा रखा है। दोनों का मकसद एक है, मंजिल एक है, सिर्फ रास्ते अलग अलग हैं। नहीं वागले, हमारे रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है। और फिर इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कौन है? कोई भी नहीं, सिवाय फर्ज के। इस दुनिया में हमारा कौन है? कोई भी नहीं, सिवाय फर्ज के। अगर फर्क है तो सिर्फ सोचने के ढंग में और काम करने के तरीके में। अब हमें इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा। मुझे अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन आप इस तरह खुलेआम गाड़ी में घूम रहे हैं, यह खतरा मैं उठा नहीं सकता। जिस गाड़ी में तुम बैठे हो ये मामूली गाड़ी नहीं। मामूली गाड़ी मामूली आदमियों के लिए होती है, ये गैर मामूली गाड़ी है, एक गैर मामूली इंसान के लिए। बुलेट प्रूफ, और इसमें ऐसे ऐसे गैजेट लगे हुए हैं जो बम से लेकर पटाखे तक की खबर में मिल जाती है। लेकिन इस वक्त हम जा कहां रहे सर? गाड़ी रुकने पर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। वागले, यहां हमारा घर है। यहां तो सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है, रहने की तो कोई जगह ही नजर नहीं आ रही। अभी नजर आ जाएगा बहादुर। ये ऐसा बंकर है जिसका अता पता सिर्फ हमें या एक हमारे खास आदमी खबरीलाल को है, और आज से तुम्हें होगा। ये इतना मजबूत है कि इस पर ना तो कोई हवाई हमले का असर हो सकता है और ना किसी बम या बारूद का। दुश्मन तो क्या, हमारी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वागले आओ, अब हम तुम्हें अपने बंकर से वाकिफ करवाएं। ये रहा हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन। यहां से हम हिंदुस्तान के किसी भी मिनिस्टर से जब जी चाहे हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं, लेकिन आसमान वाले ने चाहा तो इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही तुम्हारे साथ वागले सब कुछ संभाल लेंगे। और वो देखो, वो एक कमरा,
जिसमें सब हथियार रखे हुए हैं, और उस कोने में रहा हमारा अस्पताल। यहां हर लाए दुश्मन का सीटी स्कैन करके उसकी अंदरूनी बीमारियों को बाहर निकाला जाता है। मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब, मैं सच कहता हूं, मैं प्रलयनाथ के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब। और छोड़ तो तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन तुम मोटे बहुत हो, थोड़ी चर्बी कम होने के बाद। ये अस्पताल मेरे हवाले कर दीजिए सर। चर्बी कम करने के बहुत से तरीके मुझे मालूम है। हाँ, गुड वागले। योर ऑनर, शहीद स्मारक पर हुए गोलीकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। इन्हीं के कहने पर गोली चलाई गई, जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसे गवाह पेश करूंगा जो इस हादसे को साबित कर देंगे। सबसे पहले मेरे गवाह हैं म्युनिसिपल काउंसलर मिस्टर M.K. तिवारी। योर ऑनर, अब हमारा आखिरी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है इंस्पेक्टर शिवाजीराव वागले। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, अदालत ने आपके खिलाफ सारे बयान सुने। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे या आपका कोई वकील है? हम अपनी डिफेंस खुद करेंगे, सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत है? आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता और कुरान या बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियां दी जाती हैं वो सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर अदालत में इन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए जज साहब? अगर फैसला ऐसे सबूत और गवाहों की बिना पर ही होता है जो पैसे से खरीदे जा सकते हैं, तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म और रवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान का ताज है, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? यह अदालत आपकी दलीलों की कदर करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन यह अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जो मैं नहीं बदल सकता। तो फिर हम भी अपने जमीर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शहीद स्मारक पर बेगुनाहों पर पुलिस ने गोली ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के कहने पर चलाई। इसलिए यह अदालत ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को 1 साल कैद की सजा सुनाती है।
हमारी मीटिंग का बंदोबस्त हो गया? यस सर। सूर्यदेव सिंह को आप जेल के तहखाने में मिल सकते हैं। गवर्नमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन का मामला है, इसलिए हमारे साथ हमारे सेक्रेटरी के अलावा और कोई नहीं जाएगा। राइट सर। दिस वे प्लीज। आप इधर उधर देखने की तकलीफ मत उठाइए मंत्री साहब, हम देख भी चुके हैं और सुन भी चुके हैं। यहाँ दीवारें तो हैं लेकिन इनके कान नहीं। आपका वागले से अलग हो जाना, वागले का भरी अदालत में आपके खिलाफ बयान देना, आपका गिरफ्तार होना भाई ये सब मेरी समझ में पूरी तरह से नहीं आया। इसलिए तो आपको हमने याद किया है। और जब कभी जरूरी समझा जाता है तो इंस्पेक्टर वागले इसी तरह भेस बदल कर हमसे मिलने यहाँ आते रहते हैं। सर, ब्रिगेडियर साहब का हमसे अलग होना, जेल में आ जाना, इससे दुश्मन हमें कमजोर समझकर लापरवाह हो जाएंगे और उनकी इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उनकी जड़ें आसानी से काट सकते हैं। हम जिन जराइम की तलाश में हैं, उसकी कुछ जड़ें इस जेल की चार दीवारी में भी पैवस्त हैं। उन्हें ढूंढकर निकाल कर हमें खोदना होगा। और मंत्री साहब, आपसे खास बात ये कहना थी कि हमारी गैर हाजिरी में इंस्पेक्टर वागले आपसे हॉटलाइन पर बातचीत किया करेंगे। ये जब कभी भी आपसे कहें, आप हमारे लिए रिहाई के ऑर्डर भिजवा दीजिएगा। ठीक है, आप जब चाहेंगे आपकी रिहाई के ऑर्डर्स भिजवा दिए जाएंगे। नमस्कार। Cheers! नया साल बहुत बहुत मुबारक हो प्रलयनाथ। नया साल तुम्हें मुबारक और सूर्यदेव सिंह का जेल जाना मुझे मुबारक। राधा बिटिया कहीं नजर नहीं आ रही। नजर तो तुम्हारा बेटा रसिक नाथ भी नहीं आ रहा। अरे भाई, इन नौजवान लोगों का हम बूढ़ों से क्या मतलब? मना रहे होंगे कहीं नया साल अपने जवान दोस्तों के साथ। प्लीज रसिक, ऐसा मत करो ना। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो नए साल का सेलिब्रेशन अधूरा रह जाएगा मेरी जान। रसिक, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ? यानी प्रेग्नेंट? अनीता, तुम? हाँ, मैं। कह दो इसे भी, प्रेगनेंसी में परेशानी क्या है, करवा लो अबॉर्शन। शादी बाद में कर लेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं। क्यों, यही कहा था ना तुमने मुझसे? और न जाने किस किस से कहा होगा। अनीता, अनीता, कब तक तुम मुझे यूं ही ब्लैकमेल करती रहोगी? राधा, राधा, ये सब तुमसे झूठ बोल रही है। ये मुझे बदनाम करना चाहती है। इसकी बातों में मत आना तुम। मैं भी तुम्हारी तरह इसकी भोली भाली बातों में आकर इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बच्चे की माँ? अरे ना जाने किस किस का पाप अपने पेट में पालकर तू मुझे उसका पाप बना रही है। रसिकनाथ, जिसका पाप मेरे पेट में है, उसे पापी का अंत करने आई हूँ। ये तुमने क्या किया? रसिक, तुमने इसे मार डाला? तो और क्या करता? हजारों औरतें जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही थी। आज मैंने तुम्हारी सही शक्ल देख ली है रसिकनाथ। अगर ये एक बाजारू औरत थी तो तुम भी एक बाजारू कुत्ते हो जो जगह जगह मुंह मारते फिरते हो। मैं आज तुम्हारा भांडा फोड़ कर रहूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। साली, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की तो तेरा भी यही आशा कर दूंगा, समझे?
पुलिस को बताएगी, पुलिस को बताएगी। जिंदा रहेगी तो पुलिस को बताएगी ना, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। मैं तुझे खत्म कर दूंगा कमीनी। तो पीने का मजा ही नहीं आता। अरे क्या हुआ? अबे सामने देख, लड़की की लाश। अरे नहीं यार, ये भी कोई हमारी तरह नशे और मस्ती में चूर लगती है। चलो उसे और पिलाते हैं, अपना भी नया साल सुधर जाए। अबे नया साल सुधारने के बच्चे, अगर लफड़े में फंस गए ना तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। हमें क्या मालूम वो जिंदा है या मुर्दा? क्यों संजू? कुछ भी हो आलोक, मगर इंसानियत के नाते उसे देखना हमारा फर्ज है। चलो चलो देखते हैं। मुझे मत मारो प्लीज। भगवान के लिए मुझे मत मारो। अरे ये तो फिर से बेहोश हो गई। लगता है किसी ने इसे बहुत मारा है। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर साहब। यस, क्या बात है? डॉक्टर साहब, ये लड़की बहुत सीरियस है, आप बचा लीजिए प्लीज। लड़की? कहाँ है लड़की? कौन है ये? हम नहीं जानते। तुम नहीं जानते तो इसे लेके क्यों आए हो? कहां से लाए हो? बीच से। ये हमें बीच पर बेहोशी की हालत में मिली थी। बेहोशी की हालत में? इसकी हालत तुम लोगों ने इसके साथ 31st नाइट बना के तो नहीं की है ना? हम लोगों ने? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा तुम लोगों ने? मैं तुम लोगों को पहले ही कह रहा था। मगर नहीं यार, चुप रह तू, डरता क्यों है? डॉक्टर साहब, ये वक्त इधर उधर की बातों का नहीं है। हम पर भरोसा कीजिए और जल्दी से इलाज कीजिए। बातों से समझदार मालूम होते और मुंह से शराब की बदबू भी आ रही है। लेकिन भाई मेरे ये मामला तो पुलिस का है। पुलिस? हाँ। मगर पुलिस क्यों डॉक्टर साहब? क्योंकि इस तरह के केसेस पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं। मैं इंस्पेक्टर को अभी बुलाता हूँ। इंस्पेक्टर नीचे बैठा है। डॉक्टर साहब, संजय। आप लोग बैठिए। इंस्पेक्टर, कहाँ गए वो लोग? साहब, हम लोगों को मार के वो दोनों भाग गए। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं वो 3 लड़के इस लड़की को बेहोशी की हालत में यहाँ लाए। मैं आपको बुलाने गया, इतने में वो भाग गए। भाग गए? अरे जल्दी कर।